हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुकासा बैठ के काम कर रहा रहता है और फिर वो मेयर को शुक्रिया कहता है उनकी सारी मदद के लिए। फिर वो जाता है कैबिनेट की बैठक में और कहने लगता है वो लोग अब कास्ट सिस्टम को खत्म करके यहाँ पे डेमोक्रेसी और नए रूल का सेट लाने वाले हैं और क्या किसी को इस चीज को लेके ऑब्जेक्शन है, लेकिन किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सुबह से रात हो गई रहती है और मेयर उसे आखिरी चीज की रिपोर्ट देके जाने लगते हैं। फिर वो जाते जाते रुक जाते हैं और कहते हैं सुकासा से कि आखिर वो कब सोएगा। वो सुबह से लेके रात तक लगातार काम करता रहता है और अब तो मेयर को ऐसा लगने लगा है कि जो 7 लाइट पाथ के लोग हैं उन्हें सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर सुकासा कहता है वो सभी से इतना काम कराता है तो वो कैसे सो सकता है, उसे भी काम करना होगा और जब वो एक बार इस किंगडम को सही कर लेगा तो वो थोड़ा आराम कर सकता है। देन हमें विनोवा को दिखाया जाता है जो कि कह रही रहती है उसे नहीं लगा था कि उसके फादर इतनी जल्दी ठीक हो पाएंगे क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन कीन की वजह से वो काफी जल्दी ठीक हो गए। विलेज चीफ भी कहने लगते हैं कि वो कीन के शुक्रगुजार है क्योंकि उसने उनकी जान बचाई। कीन कहती है एक डॉक्टर होने के नाते ये तो उसका काम था। फिर विनोवा कहने लगती है जब वो घायल थे तो उन्होंने काफी सारी अच्छी अच्छी लड़ाइयों को मिस कर दिया। तो फिर विनोवा के फादर कहने लगते हैं कोई बात नहीं, वो आने वाली लड़ाइयों में बहुत ही अच्छे से लड़ेंगे। लेकिन फिर कीन कहने लगती है कि अच्छा यही होगा अगर वो थोड़े और दिन आराम कर ले। तभी वहाँ पे रू आ जाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब रहती है और फिर जब वो वापस से खाना खा लेती है तो वो वापस से ठीक हो जाती है। कीन उससे पूछने लगती है आखिर उसकी इस हालत की वजह क्या थी। तो फिर रू बताने लगती है कि वो टेबल्स को याद करने की कोशिश कर रही थी। विनोवा और विलेज चीफ कहने लगते हैं देखो हमें भी टेबल नहीं आती है लेकिन हम कितने ताकतवर हैं। रू कहने लगती है लेकिन उसके मास्टर ने कहा है कि टेबल अगर उसे आएगा तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से बिजनेस कर पाएगी। कीन भी रू का सपोर्ट करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल शुरुआत में लगेगा लेकिन वो बाद में ठीक हो जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है रिंगो ने पूरी तरीके से पावर प्लांट को बना लिया रहता है। सिकासा उसे वापस से थैंक यू कहता है जो सुन के रिंगो खुश हो जाती है। फिर वो कहने लगती है वो अगले प्रोजेक्ट पे काम करने जा रही है। मासाटो सुकासा से पूछता है कि आखिर उसका अगला प्लान क्या है। तो फिर सुकासा बताता है वो सोच रहा है कि अगली लड़ाई से पहले वो अपने कुछ सोल्जर्स को गन दे दे। मासाटो पूछता है तो उसने आखिर ऑटोमेटिक गन बनाने वाले प्लांट। सुकासा कहता है अगर उन्हें फ्रीडम बहुत ही आसानी से मिल जाएगी तो उन्हें उसकी कीमत नहीं पता चलेगी, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। वो उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। साथ ही साथ वो सोच रहा है कि वो पूरी तरीके से अपने एयर डिफेंस को भी मजबूत कर ले क्योंकि उसे शिनोबू से बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी मिली है। और फिर हमें दिखाया जाता है सुकासा अपने ऑफिस में बैठ के बात कर रहा रहता है शिनोबू से। शिनोबू से बताती है कि नॉर्दर्न लैंड में एक ऐसा मैजिशियन है जिससे वो एयर अटैक भी कर सकते हैं। वो असल में एक मैजिक ऑफिसर है और उसने एक दूसरी कंट्री के ऊपर एक ऐसा अटैक किया था जिसमें ऐसा लग रहा था आसमान से आग बरस रही हो। सुकासा कहने लगता है इसलिए उन लोगों को इस तरह के अटैक के लिए तैयार होना होगा। तभी वहाँ पे लायरल आ जाती है। तो फिर मासाटो कहने लगता है कि वो बाकी विलेजर्स के साथ विलेज वापस क्यों नहीं गई। तो फिर लायरल कहने लगती है वो सबकी मदद कराना चाहती थी और वो भी खाना बांटने का काम कर रही है। सुकासा कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। लायरल फिर पूछने लगती है सुकासा से क्या वो उसके साथ खाना खाने चल सकता है। सुकासा कहता है नहीं वो काफी बिजी है, उसकी एक मीटिंग है। ये क्या कि वो वहां से चला जाता है। लायरल फिर पूछने लगती है मासाटो से क्या सुकासा उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लायरल की वजह से ये सारी मुश्किलें हुई या फिर उसे लायरल के ये सारे कान पसंद नहीं है। मासाटो कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, असल में सुकासा ऐसा ही है और उसे अभी गिल्ट महसूस हो रहा है क्योंकि जहाँ पे सारे विलेजर्स तुम्हें वापस लाने की बात कर रहे थे वहीं पे सुकासा एक अकेला था जो कि कह रहा था कि उन्हें छोड़ देना चाहिए लायरल को। वैसे ही लायरल कहने लगती है उसने भी यही सोचा था, वो खुद का सैक्रिफाइस करने वाली थी क्योंकि यही सही है। फिर मासाटो भी कहने लगता है सुकासा भी पहले सभी लोगों की खुशी के बारे में सोचता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी सबसे कीमती चीज को ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। इसीलिए वो लायरल से आंखें मिलाने से बचने की कोशिश कर रहा है और वो ऐसा ही है। लायरल को उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना होगा लेकिन लायरल पूरे जोश में रहती है और कुछ सोच रही रहती है। देन हमें दिखाया जाता है एक नोबल आके रिपोर्ट देता है सुकासा को। सुकासा कहने लगता है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और अब उन्हें अगले दिन के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए क्योंकि वो काफी थक गए होंगे। और फिर सुकासा अपनी जगह से खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं और वो सोचता है शायद वो कुछ ज्यादा ही काम करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ डोर पे आ जाती है लायरल और कहने लगती है सुकासा से क्या वो अंदर आ सकती है। सुकासा कहता है वो काफी थक गया है और वो सोने जा रहा है। तो फिर लायरल अंदर आ जाती है और कहने लगती है तब तो ये बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि लायरल भी सुकासा के लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि हमेशा सुकासा ही उसकी मदद करता है। सुकासा उसकी बात को सुन के थोड़ा सा
चौंक जाता है। फिर लायरल कहती है सुकासा को उसे लेके गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहा था वो पूरी तरीके से सही था। एक इंसान के लिए वो पूरे विलेज की कुर्बानी नहीं दे सकता था, और अगर सुकासा की जगह लायरल होती और लायरल की जगह सुकासा, तो फिर लायरल भी वैसा ही करती। सुकासा फिर कहता है कि वो एक चीज कन्फेस करना चाहता है। फिर वो कहता है उसने अपने फादर की जान ली है, जो सुन के लायरल थोड़ी सी शॉक होती है। आगे सुकासा बताता है उसके फादर काफी बड़े पॉलिटिशियन थे और हमेशा सुकासा को उन्हें देख के काफी गर्व महसूस होता था। वो हमेशा उन्हें एडमायर करता था, लेकिन फिर उसे उनकी पीछे की सच्चाई का पता चला कि वो कितने ज्यादा करप्ट इंसान है और उन्होंने कितने सारे लोगों के साथ गलत किया है। जिसके बाद उसने शिनोबु, मसाटो इन दोनों की मदद लेके अपने फादर को ही गिरफ्तार करा दिया। लेकिन सुकासा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके फादर के गलत कामों की वजह से उन्हें फांसी हो जाएगी। उसकी मदर इस चीज को लेके काफी दुखी रहती है और सुकासा को मारती है, और वो आज भी सुकासा से नफरत करती है क्योंकि उसने अपने फादर के साथ ये सारी चीजें की थी। फिर सुकासा कहने लगता है उसे पता है कि उसकी मदर उसके फादर से काफी प्यार करती थी, लेकिन वो फिर भी उन सारे बेगुनाह लोगों के ऊपर हुए जुल्म को नहीं देख सकता था, जिसके कारण उसने इस तरह का कदम उठाया। लायरल उसकी बातों को सुन के रोना शुरू कर देती है। सुकासा पूछता है कि आखिर वो क्यों रो रही है, तो फिर लायरल कहती है वो हमेशा इस गिल्ट के साथ भी जीता रहा होगा, ये काफी मुश्किल होगा। सुकासा कहता है वो हमेशा हर रोज इस चीज के बारे में सोचता है। लायरल फिर सुकासा को पकड़ लेती है और कहने लगती है सुकासा किसी चीज को भी उससे दूर कर सकता है, लेकिन वो कभी भी लायरल को खुद से दूर नहीं कर पाएगा। सुकासा लायरल की ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान होता है, और फिर सुकासा कहने लगता है लायरल कह रही थी कि वो सुकासा के लिए कुछ करना चाहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है लायरल कहीं बैठी रहती है और कहती है क्या सच में सुकासा यही चाहता है। सुकासा कहता है अगर वो इस तरीके से सोएगा तो उसकी 1 घंटे की नींद 3 घंटे की नींद के बराबर होगी। लायरल कहती है अगर ऐसी बात है तो वो दिन भर सो सकता है। सुकासा कहता है नहीं, उसका पैर दुखने लगेगा, और जैसे ही ऐसा हो वो उसे बता दे। लायरल कहती है ठीक है। इन सभी चीजों को रिंगो डोर के बाहर खड़ी होकर देख रही रहती है। फिर उसका रैबिट कहने लगता है आखिर वो इतनी जल्दी सुकासा से मिलके कैसे आ गई। तो फिर रिंगो अपने रैबिट का मुंह बंद करा देती है, और उसके बाद वो याद करती है कि किस तरीके से लायरल के पैरों के ऊपर सुकासा सोया हुआ था, और फिर वो अपना मुंह फुला लेती है। देन हमें दिखाया जाता है हॉट स्प्रिंग के अंदर रू अपनी समाधि ले रही रहती है, क्योंकि उसे टेबल याद करने में काफी दिक्कत हो रही रहती है। दूसरी तरफ अकात्सुकी कह रहा रहता है कि आओई उसकी ओर न देखे। आओई कहती है वो उसकी ओर नहीं देखने वाली, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे आ जाती है कीन और कहने लगती है लगता है सभी लोग हॉट स्प्रिंग में मजे करने वाले हैं। अकात्सुकी फिर आओई से कहने लगता है आखिर वो उसकी प्राइवेसी के अंदर इतना ज्यादा इंटरफेयर क्यों कर रही है। आओई कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो इस वक्त 7 पाथ एंजल्स का हेड है और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आओई के ऊपर है। रू फिर उन सभी से कहने लगती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो बिल्कुल भी याद नहीं कर पाती है किसी भी टेबल को। आओई कहने लगती है उसे अभी भी याद है कि वो किस तरीके से तलवार चलाने की प्रैक्टिस करती थी, उसे बार बार एक ही चीज को करना पड़ता था। तो फिर अकात्सुकी भी कहने लगता है जब वो मैजिक सीख रहा था तो उसे एक ही चीज को बार बार परफॉर्म करना पड़ता था ताकि वो उसमें मास्टर कर सके। फिर कीन भी बताने लगती है कि वो पूरे टाइम मिडिल स्कूल में बैठ के अपनी सारी की सारी मेडिकल की किताबों को मेमोराइज करती थी। रू फिर उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने अपने गोल को किस तरीके से अचीव किया। आओई कहने लगती है उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक इंस्पिरेशन की जरूरत है, कोई ऐसी चीज जो कि रू को काफी ज्यादा पसंद हो। रू कहने लगती है ऐसी चीज तो है। फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचती है और कहती है कि उसे पैसे सबसे ज्यादा पसंद है। अकात्सुकी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मल्टीप्लाई करते हुए क्यों ना उन सारी चीजों को विजुअलाइज करो। और जैसे ही रू ऐसा करना शुरू करती है वो बहुत ही आसानी से काफी बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन कर लेती है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और फिर वो कहती है उसने आखिरकार मल्टीप्लिकेशन कर ही लिया। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है रू काफी ज्यादा उदास रहती है। सभी लोग पूछने लगते हैं कि अभी रू ने मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया है तो वो उदास क्यों है। फिर कीन कहती है कि मसाटो ने उसे डिवीजन सीखने के लिए कहा है। रू कहती है उसे डिवीजन नहीं पसंद है क्योंकि इसमें वैल्यू कम होती है, जिससे उसके पैसे कम होते हैं, और पैसे कम होना रू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो डिवीजन हेट करती है।